नमस्ते फ्रेंड्स, आज इस छोटे से वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अफगानिस्तान में जो तालिबान ने जो खौफनाक मंजर जो पैदा कर रखा है, ये कहाँ से शुरू हुआ और ये तालिबानी लोग कौन हैं, कौन है तालिबान और वो कौन से देश हैं जिन्होंने अफगानिस्तान को इस खतरनाक मंजर तक पहुंचाया है। तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए मित्रों, 1979 तक तालिबान में हालात बिल्कुल सामान्य थे। वहाँ PDPA यानी पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान का शासन था। अफगानिस्तान में नूर मोहम्मद ताराकी राष्ट्रपति थे और उनके करीबी और मित्र मोहम्मद हफीजुल्लाह अमीन वहाँ के उपराष्ट्रपति थे। दोनों ही अफगानिस्तान के चर्चित चेहरे थे और दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। परंतु 1979 में किस प्रकार दोनों के अंदर मतभेद हुए और किस प्रकार दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और इस खौफनाक मंजर की शुरुआत अफगानिस्तान में शुरू हुई। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि इस समय संसार में शीत युद्ध चल रहा था। सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थन कर रहा था और अमेरिका पूंजीवाद का नेतृत्व कर रहा था, और दोनों के बीच में जो एक दूसरे संगठन को कमजोर करने और उसको नीचा दिखाने की जो गतिविधियां चल रही थी, उसी का नाम शीत युद्ध था। इसी दौरान 1979 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नूर मोहम्मद ताराकी ने सोवियत संघ की यात्रा की और 11 सितंबर 1979 को वो वापस अफगानिस्तान लौटे। जब उनका प्लेन काबुल हवाई अड्डे पर उतरने वाला था तो उपराष्ट्रपति हफीजुल्लाह अमीन ने अपनी ताकत को दिखाने के लिए उनके प्लेन को काबुल हवाई अड्डे पर उतरने की इजाज़त नहीं दी। कुछ देर बाद उनका विमान काबुल हवाई अड्डे पर लैंड कराया गया, जिससे वहाँ के राष्ट्रपति नूर मोहम्मद ताराकी और उपराष्ट्रपति हफीजुल्लाह अमीन में गहरे मतभेद पैदा हो गए। अब नूर मोहम्मद ताराकी ने हफीजुल्लाह अमीन की हत्या के षड्यंत्र शुरू कर दिए, जिसकी भनक हफीजुल्लाह अमीन को लग गई। कुछ ही समय बाद हफीजुल्लाह अमीन ने सेना के बल पर राष्ट्रपति नूर मोहम्मद ताराकी को अपदस्थ कर दिया और खुद अफगानिस्तान के प्रमुख बन बैठे। 8 अक्टूबर 1979 को हफीजुल्लाह अमीन ने नूर मोहम्मद ताराकी की हत्या कर दी। पूर्व राष्ट्रपति की हत्या से सोवियत रूस नाराज हो गया और सोवियत संघ ने 24 दिसंबर 1979 को अपनी सेनाओं को अफगानिस्तान में प्रवेश करने के आदेश दे दिए। जैसे ही सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान में दाखिल हुई, ऑपरेशन स्टार 333 के अंतर्गत सोवियत सेनाओं ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हफीजुल्लाह अमीन की हत्या कर दी और इस ऑपरेशन में 300 अफगानी सैनिक भी मारे गए। 1700 अफगानी सैनिकों ने सोवियत सेनाओं के सामने सरेंडर कर दिया। पूरे अफगानिस्तान पर सोवियत सेनाओं का शिकंजा कस गया। अब सोवियत रूस ने अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार का गठन किया और बाबरा कमाल को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बनाया गया। 1979 से 1989 तक लगभग 10 वर्षों तक सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान में रहीं। इस दौरान अमेरिका, पाकिस्तान, चीन ने मिलकर के सोवियत सेनाओं को अफगानिस्तान से निकालने के लिए मुजाहिदीनों को खड़ा किया। मुजाहिदीनों को वित्तीय सहायता दी, जिसमें प्रमुख चेहरा आतंकवादी संगठन अल कायदा का ओसामा बिन लादेन था। इन्हीं मुजाहिदीनों ने लगभग 10 वर्षों तक अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं के साथ संघर्ष जारी रखा। इस संघर्ष में लगभग 5 लाख लोग मारे गए और 60 लाख अफगानी लोग बेघरबार हो गए। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली और 1979 में एक समझौते के अंतर्गत सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुलाने का फैसला ले लिया और फरवरी 1989 तक समस्त अफगानिस्तान से सोवियत सेनाएं चली गई। अब जो अफगानिस्तान में सोवियत संघ के समर्थक राष्ट्रपति नजीबुल्लाह जो थे,
वो सत्ता पर काबिज थे और अफगानिस्तान की सरकार सोवियत संघ की मदद से ही चलती थी। परंतु हालात और बदल गए और दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब सोवियत संघ का स्थान रूस ने ले लिया। अब रूस इस प्रकार की किसी भी विदेशी गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहता था और उसने अपने विकास पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ऐसे समय में अफगानिस्तान की जो सरकार थी वो कमजोर पड़ गई और मुजाहिदीन हावी होते चले गए। मुजाहिदीनों ने जगह जगह हमले करने शुरू कर दिए और अफगानिस्तान के कई प्रांतों पर कब्जा जमा लिया। अफगानिस्तान की जो सरकार थी उसकी वित्तीय हालत बदतर होती चली गई। 1992 तक आते आते हालात ऐसे पैदा हो गए कि अफगान वायुसेना के पास फाइटर प्लेन में भरने के लिए तेल तक नहीं था। ऐसे समय में मुजाहिदीनों ने पूरे देश के ऊपर अपना शिकंजा कस लिया और राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को इस्तीफा देना पड़ा। अब पूरा देश मुजाहिदीनों के कब्जे में चला गया, परंतु ये मुजाहिदीन लगभग 7 गुटों में बंटे हुए थे। सत्ता पर कब्जा करने के लिए अब इन मुजाहिदीनों में संघर्ष शुरू हो गया और कोई भी एक संगठन पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा नहीं जमा पाया। ऐसे समय में 1992 में कंधार के निवासी मुल्ला उमर ने तालिबान संगठन की स्थापना की। पश्तूनों की भाषा में तालिबान शब्द का अर्थ होता है छत्र, और ये वो छात्र थे जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ रहे थे और उनको अफगानिस्तान पर इस्लामिक राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया। मुल्ला उमर जो कि अमेरिका और पाकिस्तान की सहायता से सोवियत संघ की सेनाओं के साथ लड़ाइयों में शामिल रहा था और उसकी एक आंख भी सोवियत सेनाओं के साथ लड़ते हुए चली गई थी। मुल्ला उमर ने शीघ्र ही अफगानिस्तान में अपनी मजबूती करनी शुरू कर दी और काफी लड़ाके हैं वो उसके संगठन तालिबान में भर्ती होने शुरू हो गई। शीघ्र ही तालिबान मजबूत होता चला गया और काफी प्रांतों पर उसने अपना कब्जा जमा लिया। 1994 में तालिबान ने काबुल पर हमला किया, परंतु दूसरे मुजाहिदीन गुटों से उसे शिकस्त मिली और वह काबुल पर अपना कब्जा नहीं कर पाया। ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान का मालिक वही होता है जिसके पास काबुल और कंधार होते हैं। मुल्ला उमर ने 2 साल लगभग फिर से तैयारी की और तालिबान ने 1996 में पुनः काबुल पर हमला किया और इस बार उसने काबुल पर कब्जा जमा लिया। पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। पूरे अफगानिस्तान में इस्लामिक कानून लागू कर दिए गए। शरीयत पर आधारित कट्टर इस्लामिक कानूनों से लोगों के ऊपर गुलामी का शिकंजा कस गया। महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। महिलाओं को बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया। 10 वर्ष से या 10 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों के पढ़ने पर पूर्णतः रोक लगा दी गई। पुरुषों को दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया गया। मनोरंजन और टीवी पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई। अफगानिस्तान में चारों तरफ मुजाहिदीन ही मुजाहिदीन दिखाई देने लगे और मुल्ला उमर अफगानिस्तान का प्रमुख बन गया। उसका मित्र और अलकायदा का कमांडर ओसामा बिन लादेन भी तालिबान के यहां शरण लिए हुए था। 11 सितंबर 2001 को अलकायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया, जिसमें अनेकों अमेरिकी नागरिक मारे गए। इस घटना से अमेरिका आग बबूला हो गया। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने तालिबान और उसके सहयोगी अल-कायदा को खत्म करने का निश्चय कर लिया। अब अमेरिका ने तालिबान प्रमुख मोहम्मद मुल्ला उमर को अल-कायदा के प्रमुख नेताओं और ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को सौंपने की पेशकश की, जिसे तालिबान प्रमुख मुल्ला उमर ने ठुकरा दी। अब अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को नाटो सैनिकों को साथ लेकर के अफगानिस्तान पर हमला किया। दिसंबर 2001 तक चुन चुन करके
तालिबान और अल कायदा के प्रमुख कमांडरों को निशाना बनाया गया और मुजाहिदीनों का सफाया करना शुरू कर दिया। दिसंबर 2001 में तालिबान को सत्ता से बर्खास्त कर दिया गया। अमेरिका के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अमेरिकी सेनाएं पूर्णतः अफगानिस्तान में दाखिल हो गई। अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी 2001 से 2021 तक लगभग 20 वर्षों तक रही। 2020 में अमेरिका ने तालिबान के साथ एक समझौता किया, जिसके अंतर्गत 11 सितंबर 2021 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी समस्त सेनाएं वापस बुलाने का भरोसा दिलाया। अप्रैल 2021 में अमेरिका ने अपनी सेनाएं अफगानिस्तान से हटानी शुरू कर दी। अमेरिका के हटते ही तालिबान ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया और अफगानिस्तान के कई प्रांतों पर अपना कब्जा कर लिया। वह आग की तरह से आगे बढ़ता गया और मध्य अगस्त 2021 तक उसने काबुल सहित लगभग समस्त अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया। फिर से अफगानिस्तान में एक काले अध्याय की शुरुआत हो गई। तालिबान का पूरे देश के ऊपर कब्जा हो गया। इस समस्त घटनाक्रम में विश्व के लगभग सभी देश मौन रहे, क्योंकि विभिन्न देशों के नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हुए थे और सभी देशों का मुख्य उद्देश्य अपने नागरिकों को सुरक्षित अफगानिस्तान से बाहर निकालना था। भारत भी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया तालिबान के विरुद्ध देने में जल्दबाजी करता नहीं दिख रहा है, क्योंकि भारतीय नागरिक भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। आज भी काबुल हवाई अड्डा अमेरिका के नियंत्रण में है। अमेरिकी सैनिकों का काबुल हवाई अड्डे के ऊपर कब्जा है और वहां से विभिन्न देशों के लिए विमान उड़ान भर रहे हैं और अपने अपने देशों के नागरिकों को, अपनी देशों की सरकारें हैं वो वहां से सुरक्षित निकाल रही हैं। आज भी ये एक संदेह बना हुआ है कि किस प्रकार तालिबान ने कुछ ही समय में पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया और पूरा संसार किस तरह मूक दर्शक बना देखता रहा। जिस तालिबान ने समस्त अफगानिस्तान पर कुछ ही दिनों में कब्जा जमा लिया, क्या वो तालिबान काबुल हवाई अड्डे को अपने कब्जे में नहीं कर सकता था? आज भी काबुल हवाई अड्डा अमेरिका की सेना के नियंत्रण में है, जो कि एक चौंकाने वाली बात है। जो भी हो, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो घटनाक्रम अफगानिस्तान में जो चल रहा है, इसके मुख्य सूत्रधार अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और रूस हैं। रूस की सेनाएं जैसे ही 1979 में दाखिल हुई थी अफगानिस्तान में और उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए मुजाहिदीन जो खड़े हुए थे, अमेरिका और पाकिस्तान ने उनका भरपूर समर्थन किया था। आज हालात यहां तक पहुंचाने में ये देश प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। तो इस छोटे से वीडियो में आपने अफगानिस्तान और वहां के तालिबानी शासन के बारे में जान लिया होगा, ऐसी मुझे आशा है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।